एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास में हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही रेगुलर कितनी 50-50 प्रश्नों की एमसीक्यू टॉपिक वाइज हम बात कर रहे थे। और आज की आपकी छठे नंबर की क्लास है, क्लास 6 है। ये मैं बात करना चाहूंगी कौन सी है, क्लास ये 6 है। इससे पहले के लगभग आपके 5 क्लासें हो चुकी हैं और सभी में हमने 50-50 प्रश्नों को देखे हैं। पहली क्लास आपके नामकरण से संबंधित थी, दूसरी आपके अभ्रंश साहित्य के 50 प्रश्न थे, तीसरी आपके सिद्ध साहित्य की थी, चौथी आपके नाथ साहित्य से संबंधित 50 प्रश्न थे, पांचवी आपके जैन साहित्य से संबंधित 50 प्रश्न थे और छठी कौन सी साथियों, छठी क्लास आज आपकी रासो साहित्य से संबंधित लगभग कितने 50-50 प्रश्न हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक बात आपने पता होगी कि आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे 50 प्रश्न लेके आते हैं, मैं आपके सामने 50 प्रश्न लेके आती हूँ, लेकिन व्याख्या सहित आपको हल करवाती हूँ तो आपको पता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। और आपको पता है कि साथ अगर आपने किसी टॉपिक के 100 प्रश्न आपने सोल्व कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका कोई टॉपिक जो है हिंदी साहित्य इतिहास में अगर आप हर एक टॉपिक के 100 प्रश्न करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई टॉपिक कमजोर रहेगा। तो अगर साथियों अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और इसकी सदस्यता प्राप्त कर लेना, क्योंकि साथियों हिंदी साहित्य इतिहास को टॉपिक वाइज यूट्यूब पे बहुत ही शानदार तरीके से मैं रेगुलर करवाऊंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास, उसके बाद आपके काव्य शास्त्र और फिर व्याकरण को करवाऊंगी। तो अभी कह रही हूँ फिर से मैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर आपके सामने क्लास रहेगी और इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल जो है साथियों वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में साथियों आदिकाल में सबसे फेवरेट टॉपिक यानी मेरा जो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये कुछ पढ़ने लायक है और कुछ अच्छा टॉपिक है, तो वो कौन सा है, आपका रासो साहित्य है। क्योंकि साथियों रासो साहित्य एकमात्र ऐसा है कि इसको पढ़ते हुए बहुत ही मजा आता है ना। ऐसा टॉपिक है ना, तो इसमें कोई रचना फालतू की याद करनी पड़ती कि ऐसी रचना वैसी रचना, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहानी के तौर पर हम इसमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको मतलब अच्छा मजा लेते हुए इसको पढ़ सकते हैं ना। कौन सा, रासो साहित्य। और रासो साहित्य में साथियों पृथ्वीराज रासो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, कौन सा, पृथ्वीराज रासो। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपका भी कोई अच्छा टॉपिक हो आदिकाल में तो मुझे बताना कमेंट करके, आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है आदिकाल में, जो बोरिंग फील नहीं हो, एक अपन जो है इंटरेस्टिंग के रूप में पढ़ सकते हैं ना और अच्छे से याद भी हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, बीसल देव रासो, यहाँ रासो है, रास नहीं है, बीसल देव रासो के विषय में असंगत कथन कौन सा है। देखो बिल्कुल ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसे गेय काव्य मानते हैं। साथ ही बिल्कुल गलत है, मोतीलाल मेनारिया ने इसे गेय काव्य नहीं माना है। हालांकि आपका बीसल देव रासो जो है ये गेय काव्य है, लेकिन मोतीलाल मेनारिया ने इसको गेय काव्य नहीं माना। तो आपका पहला आंसर ही कौन सा, या पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बीसल देव रासो के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन अपने को दूसरे ऑप्शन भी है, वो भी पढ़ने हैं। इसमें संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है, बिल्कुल आपका सही है। रचना नारी गरिमा की स्थापना करती हैं, बिल्कुल आपका स ऑप्शन भी सही है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप मानी गई है। ठीक है, आपके जो है साथियों कौन सा, ब स और द ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मोतीलाल मेहरा द्वारा इसे क्या है, गेय काव्य नहीं माना गया था। आपका ए नंबर का ऑप्शन गलत है। अब देखो, यहाँ आपको बिसल देव रासो से संबंधित साथियों कुछ विशेषता आपके सामने में लेके आई हूँ, जो कि आपको क्या करना है, थोड़ी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो विशेषता है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसी में ही मिलता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, आपको ध्यान रखना है कि बीसल देव जो आपका रासो है इसमें 12 मासा वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है, तो बीसल देव रासो में मिलता है। और ये प्रश्न आपके काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में रचित रासो काव्य है। यह रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। बिल्कुल आपके पहले पूछा गया प्रश्न कौन सा है, ये रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये श्रृंगारिक विरह प्रदान गेय काव्य है, बिल्कुल आपके सामने आ चुका है साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चले, आगे बात करते हैं। इसमें राजस्थानी, ब्रज व मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी, राजस्थानी, ब्रज व मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग इसमें हुआ था। तीनों ही भाषा आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त होता। कितने साथियों, लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ था। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, कैसा है, वर्णनात्मक काव्य है साथियों। इसमें किसी प्रकार की घटना, जैसे कोई युद्ध का वर्णन नहीं है इसमें। इसमें कैसा है, इसमें वर्णन किया गया है किसी जो है जो
जो उनकी रानियां थी उसका वर्णन किया गया है। इसमें दो ही घटनाएं विशेष है, कौन सी? एक तो बिसल देव का विवाह हुआ था और एक उनका रूटकर उड़ीसा जाना। किसका? बिसल देव के विवाह का और उनका रूटकर कहाँ साथियों? उड़ीसा जाना। इसमें दो घटनाएं विशेष रूप से दी गई है। नरपति नाले ने बिसल देव रासो को क्या कहा था? स्त्री रसायन कहा था। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी मोस्ट लगा लेना साथियों कि बिसल देव रासो को नरपति नाले ने क्या कहा था? स्त्री रसायन कहा था। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ये आपके बिल्कुल मोस्ट पहले लगा रखा है। इसकी भाषा बिल्कुल मोस्ट है, ध्यान रखना, ये भी मोस्ट है। और इसका जो है साथियों कैसा? ये श्रृंगारिक विरह प्रदान गेय काव्य है साथियों। लगभग आपके कितने यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न आपके यहाँ पे कवर हो गए। अब आप देखते हो कि एक प्रश्न के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे कितने साथियों 7 से 8 प्रश्न कवर करवा दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखो। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा है। नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? प्राकृत, पिंगल, अवहट या अवहट है यहाँ पे, ठीक है, अवहट या फिर आपकी डिंगल भाषा। तो नामवर सिंह के अनुसार साथियों पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? तो बिल्कुल पिंगल भाषा है। ब नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए साथियों कि मुनिजिन विजय और मुनिकांत सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी मानी थी? अभ्रंश भाषा मानी थी। देखो अभ्रंश जो है इनकी अभ्रंश भाषा, पृथ्वीराज रासो की अभ्रंश भाषा मानने वाले कौन कौन से हैं हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। देखो अभ्रंश भाषा मानने वाले कौन कौन है? एक तो मुनिजिन विजय है ना, एक तो मुनि जिन विजय, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मुनि जिन विजय हो गए। एक कौन से हैं साथियों? हम बात करते हैं तो है मुनिकांति सागर, मुनिकांति सागर हो गए साथियों, सागर साहब हो गए। एक हम बात करते हैं सुनीति कुमार चटर्जी, कौन हो गए? सुनीति कुमार चटर्जी हो गए साथियों, सुनीति कुमार चटर्जी हो गए। और हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों, ये सब कौन सी भाषा मानते हैं? आपके अभ्रंश भाषा मानते हैं पृथ्वीराज रासो की, है ना। चले आगे। और अगर आपको बात करते हो देखो डिंगल भाषा की हम बात करते साथियों कि डिंगल भाषा मानने वाले कौन कौन है? तो है आपके दशरथ शर्मा हो गई। एक तो कौन हो गए? दशरथ दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कैसी भाषा मानते हैं? डिंगल भाषा मानते हैं पृथ्वीराज रासो की। और अगर मैं बात करती हूँ साथियों रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा भी कैसे मानते हैं? डिंगल भाषा मानते हैं। रामकुमार वर्मा हो गए। एक हो गए आपके मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया भी साथियों कैसी भाषा मानते हैं? डिंगल भाषा मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो अगले प्रश्न से पहले साथियों आपके सामने एक बहुत ही शानदार जो है पेज आया है। देखो इस पेज की हम बात करते हैं। आपको पता है कि साथियों हिंदी साहित्य इतिहास की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारे नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स हैं। आपको इस प्रकार से पेज दिख रहे होंगे, ये हिंदी साहित्य इतिहास के, ये काव्य शास्त्र का डेमो पेज है। और लगभग साथियों मैंने 20 क्लास मैंने आपके डेमो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। आप वहां जाके देख सकते हैं कि इस प्रकार के नोट्स है, कैसे हैं क्या नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आपको पता लग जाएगा कि कितने सब्सक्राइब होने पर भी कितने लोगों ने परचेज किया। साथियों लगभग सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों 7,000 सब्सक्राइब तो अभी हुए हैं ना, पहले उस टाइम में हमारे 5,000 सब्सक्राइब थे। तब भी साथियों 1,000 लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए थे हिंदी साहित्य इतिहास के। लोगों को इतने पसंद आए, हो सकता है आप भी अगर डेमो देखो तो आपको भी पसंद आ जाए। आप जल्दी बिल्कुल वीडियो देखना। देखो ये आपके हमारे नोट्स है, इसकी प्राइस कितनी है? वैसे तो 199 है, लेकिन हम ऑफर के रूप में साथियों स्टूडेंट के रूप में आराम से हम इनको 169 रुपए में दे देते हैं, ठीक है। और काव्य शास्त्र की प्राइस कितनी है? 99 है, लेकिन हम इसको जो है अगर किसी को ओनली काव्य शास्त्र चाहिए साथियों तो उसको 69 रुपए मिलेगा। अगर किसी को हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों चाहिए तो उसको एक कॉम्बो के रूप में 218 रुपए में हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। किसी को चाहिए तो बिल्कुल जाके मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर हमारे 7568374047, इस पर आपको ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज करना है। कॉल अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी तक भी साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी तक भी मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़ना है, इसी प्रकार से अगर आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने हैं तो साथियों हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतर निश्चित किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों से मान लेना कि ये प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में आता है। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो का अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आया तो फिर कैसी बात है ना। पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतर निश्चित किए थे? 2, 5, 4 या 3? तो साथियों 4 रूपांतर निश्चित किए थे। कौन कौन से उसकी भी हम बात करते हैं। देखो कौन कौन से हैं पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण, कितने? 4, है ना।
वृत्त रूपांतरण पहला, दूसरा कौन सा मध्यम रूपांतरण। देखो तीसरा कौन सा साथियों, तीसरा है लघु रूपांतरण और चौथा कौन सा है लघुत्तम रूपांतरण। एक एक की हम बात कर ही लेते हैं, जब अब अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हम पढ़ना भी चाहिए इसके बारे में। वृत्त रूपांतरण कौन सा साथियों, देखो इसकी हम बात करते हैं, इसमें छंद कितने हैं, 16,306 छंद है। समय या सर्ग कितने, इसमें 69 है, ये बिल्कुल मोस्ट है साथियों। इसमें कितने सर्ग है, तो 69 सर्ग है। इसमें अध्यायों को क्या कहा गया था, समय कहा गया था। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, और इसका प्रकाशन नागरिक प्रचार सभा काशी से हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मध्यम रूपांतरण की। तो इसमें छंद कितने हैं, 7,000 है। इसमें अध्यायों को क्या कहा गया था, प्रस्ताव कहा गया था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां कहाँ, बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। अगला तीसरा कौन सा है, लघु रूपांतरण। इसमें सर्ग 19 है, छंद कितने हैं, इसमें 3500 है, और इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ पे साथियों, बीकानेर संग्रहालय में स्थित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और चौथा कौन सा, लघुत्तम रूपांतरण, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, ध्यान रखना है। छंद कितने इसमें, 1300। इसमें अध्याय को क्या कहा गया था, खंड कहा गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मूल पृथ्वीराज असो माना है कि इसको लघुत्तम रूपांतरण को, इसका संपादन करने वाले कौन है साथियों, माता प्रसाद गुप्त हैं। बिल्कुल साथियों, ये चारों ही जो है आपको रूपांतरण बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इस प्रश्न को, अगर आपके पास नोट्स है, नोट्स में भी इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है, देखो दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में यह कथन किसका है, देखो साथियों ये कथन आपका हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है ना, लेकिन ये क्या, मैंने जब नामकरण पढ़ाया था तब मेरे से ये कथन छूट गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम ये कथन जो है कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ना, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को बता देना चाहिए आपके सामने। तो ये कथन किसका है ये आपको मुझे बताना है बिल्कुल। तो साथियों ये कथन किसका है, जल्दी से मुझे बताइए। कि दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की है कि कौन सी कथन किसका है। ये कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, काफी बार पूछा गया था ना, तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अगला प्रश्न है, यह मान लेने में किसी की आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में उक्त विचार किनके हैं, कर्नल जेम्स टोड के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, डॉक्टर जॉर्ज आपके जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के, या फिर हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास के। तो साथियों ये जो है आपके उक्त विचार ये किसके हैं, ये कहने वाले कौन है, इसकी हम बात करते हैं कि ये आपके कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो परमाल रासो के बारे में कौन सा कथन असंगत है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट विशेषता वाला प्रश्न आपको ध्यान रखना ही है ना। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है कि नहीं है। पहले हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं कि इसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट, इसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचयिता जगनिक को माना गया है, किसके साथियों, परमार जो रासो है इसके रचनाकार कौन है, जगनिक है। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित कर इसे नागरिक प्रचार सभा से प्रकाशित करवाया था। अब हम इसकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे बात करते हैं परमार रासो के बारे में। देखो इस रचना को सबसे पहले इस रचना को सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया था। श्याम सुंदर दास इन्होंने 1920 में इसका प्रकाशन नागरिक प्रचार सभा काशी से परमार रासो के नाम से करवाया था। इनके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाने वाले कौन है साथियों, वाटरफील्ड ने करवाया था। ये परमार रासो को पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग मानती है। कुछ अन्य विशेषता है जो कि आपको और ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न देखने से पहले हम बात करते हैं साथियों की कल की क्लास देखना ना भूलना। हम बात कर रहे हैं साथियों हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल की, कल की क्लास देखना ना भूलना। क्लास संख्या आपकी कल 7 रहेगी। और लौकिक साहित्य संबंधित हम कितने साथियों, लगभग आपके वही 50 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास देखना ना भूलना। ट्यूसडे कल आपकी क्लास रहेगी 18 मार्च को रहेगी 2025, वही समय आपका कौन सी 11 AM सुबह आपकी क्लास जो है अपलोड आपको मिल जाएगी। अभी तक भी साथियों फिर से कह रही हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मेरी इस मेहनत के लिए साथियों आप एक वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब साथियों, मेरा मोटिवेशन कैसा रहेगा। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, बताओ मुझे कैसा लगेगा, है ना। अगर आपके
आपके सामने ऐसा ही हो कि अगर आप मेहनत करो, है ना, ठीक है, आप आज मेहनत कर रहे हो, कल ना आपका रिजल्ट कैसा आए, है ना, भगवान के देश में ये चाहते हो कि आप सबकी जो है जॉब लगे। जिन्होंने भी जहाँ से भी जैसा भी कंटेंट पढ़ा है और जहाँ से भी जिन्होंने मेरे से नोट्स परचेज किए, मैं सबसे यही कहूंगी कि सबके भगवान सबको सरकारी नौकरी दे। लेकिन साथियों अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आपको कैसा लगता है? इसी प्रकार आप एक मेरे लिए भी, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ व्याख्या सहित आपको इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ, अगर आप फिर भी मेरी वीडियो को ना तो एक लाइक करते हो, लाइक करने में आपको कौन सा पैसा लगता है? कुछ भी नहीं लगता साथियों, एक लाइक बटन दबाना होता है और वीडियो को शेयर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कौन सा कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते हो। कोई बात नहीं, मेरी प्रश्नोत्तरी हमेशा आपके सामने इसी प्रकार से ही रहेगी। चले आगे, अगला प्रश्न है, देखो, पुस्तक जलन हत दे, चली गजन नरप काज। इस प्रसिद्ध पंक्ति में पुस्तक से क्या आशय है? पुस्तक से क्या आशय है? हमीर रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमार रासो। तो साथियों ये पंक्तियां हैं किसकी? या यहाँ इस प्रकार से पूछा गया ये पंक्तियां हैं किसकी साथियों? और ये काफी बार पूछा गया प्रश्न, ये भी आपको जाना, ये पंक्तियां काफी बार आपके आ चुकी हैं एग्जाम में। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? पृथ्वीराज रासो की। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। कौन सा? ब नंबर का जो स नंबर का जो ऑप्शन आपको ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये पंक्तियां आपके किसकी हैं? पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कथन वाले प्रश्न। देखो अब आप पढ़ रहे हो तो रासो साहित्य के संबंध में आपको बताना चाहूंगी, रासो साहित्य में आपको साथियों विशेषता वाला प्रश्न, आपको ऐसे मान लो कि आपको 60% आपका चांस रहेगा कि विशेषता वाला प्रश्न आपके यहाँ बनेगा। फिर आपका 10% चांस रहता है साथियों कि आपका कथन आ सकता है। 10% चांस में आपको इस प्रकार से आ सकता है कि देखो कि किसने किसको क्या कहा था ना, किसने किसको क्या कहा था, किसको क्या मानने वाले कौन है। 10% आपका चांस इस प्रकार से रहता है प्रश्न बनने का। और 10% आपका चांस बनता है साथियों कि मिलान वाला प्रश्न, किसके रचनाकार कौन है, इस रचना के रचनाकार कौन है, इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, लेकिन 60% चांस रहता है कि यहाँ से आपका कैसा विशेषता वाला प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से विशेषता एक से मान लो कि आपको डीप में पढ़कर ही जाना है। देखो, बीसल देव रासो के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, इस काव्य के रचयिता नरपति नालय माने जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपके सही ऑप्शन है। ठीक है, नरपति मल माने जाते हैं। इस काव्य के नायक नायिका बीसल देव और राजमती हैं। बिल्कुल साथियों, बीसल देव इसके नायक कौन है? बीसल देव, नायिका कौन है? राजमती है, जो कि आपके काफी बार प्रश्न पूछा गया राजमती को लेकर भी, है ना। ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक प्रति का संपादन किया था। बिल्कुल साथियों, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इन्होंने इसकी एक प्रति का संपादन किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें वीर काव्य का प्रधान है, इसमें वीर काव्य का प्रधान नहीं साथियों, इसमें विरह 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 काव्य का प्रधान है। आपको ध्यान रखना, वीर का नहीं है साथियों, विरह काव्य का प्रधान है। आपको ध्यान रखना कि बीसल देव रासो की हम बात करते हैं साथियों, तो बीसल देव रासो में छंदों की संख्या कितनी है? 125 छंद है इसमें। ये भी मोस्ट ध्यान रखना आपको, है ना, कितने? 125 छंद है ना। और इसमें साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो विरह यानी आपकी कौन सा? श्रृंगार, 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 इसमें श्रृंगार रस की क्या है साथियों? प्रधानता है। किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे मानी है? रहस्य से, रसिक से, रास से या फिर रसायन से? तो रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है साथियों? रसायन से मानी है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट। देखो साथियों, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल बनने का चांस रहता है और बहुत ही ज्यादा, है ना। 10% वाला प्रश्न बनने का चांस आपके यहाँ से भी रहता है, एक आपके प्रमाणिक अप्रमाणिक वाले इसमें से आपका चांस बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रश्न आपको सेलेक्टेड लेने हैं। देखो हम बात करते हैं इसकी, और मेरे को लगा कि शायद यहाँ आपको मेरे को पूरा डीप करवाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आई हूँ पूरी थ्योरी रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में। देखो, गार्सदातास्य ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस किस से मानी है? राजसू यज्ञ से और राजसू से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से या फिर आपके रसायन से मानी। किससे? रसायन या फिर रसायन से मानी है। कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल, इन दोनों ने किससे साथियों? रहस्य से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माता प्रसाद गुप्त, चंद्रबल्ली पांडे, डॉक्टर दशरथ ओझा, इन सब ने किससे मानी है साथियों? तो पृथ्वीराज आपके जो है रासो शब्द की उत्पत्ति वो रासक से मानी है। और यही आपका क्या है साथियों? सर्वमान्य मत माना जाता है। तो रासक शब्द से मानने वाले कौन कौन आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और चंद्रबली पांडे, है ना। ग्रियसन साथियों किससे मानते हैं? राजा देश से मानते हैं। विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री किससे मानते हैं? राजयश से मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना साथियों, नरोत्तम स्वामी किससे मानते हैं? रसिक से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी राउत से मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी रास या रासा या रासू या फिर आपके रासो से मानते हैं। नंदुलारी वाजपेयी रास से मानते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी और पोपटलाल शाह किससे मानते हैं साथियों? रस से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको सब यहाँ पे करवा दिया है। एक बार के लिए आप यहाँ से रिवीजन कर लेना। अब साथियों आपके एक प्रश्न के साथ साथ कितने यहाँ पे 10 प्रश्न आपके सामने बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है,
चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रेसन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार पूछा गया प्रश्न था। रामचंद्र शुक्ल जी का, कर्नल जेम्स टोड का, या फिर राम कुमार वर्मा का। तो साथियों ये जो है कथन किसका है? ये कथन आपके देने वाले हैं कौन है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है। आदिकालीन साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? कि देखो, वीर रस की रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है और आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर आदि छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसकी हम बात करते हैं साथियों, इसमें आपके कौन सा रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है? ये आपका क्या है साथियों? कथन बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। हिंदी विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य है। खुमान रासो के रचनाकार के विषय में उक्त अभिमत किसका है? किसका है साथियों? रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मोतीलाल मेनारिया का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है ये कथन साथियों? इसकी हम बात करते हैं तो ये कथन किसका है? हिंदी विद्वानों के संबंध में है ना। बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कथन किसका हो जाएगा? आपके मोतीलाल मेनारिया का। बिल्कुल आपका 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, साहित्य में न हमें दूसरी राजमती मिलती है न दूसरा बीसल देव ही मिलता है और इसी में बीसल देव रास के कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है। ऐसा मानने वाले विद्वान हैं कौन? साथी माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त भड़तवाल, मोतीलाल मेनारिया, नरोत्तम दास स्वामी। तो ये मानने वाले कौन है साथियों? वो है आपके माता प्रसाद गुप्त। आपका बिल्कुल जो है ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है साथियों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कविराज श्यामल दास या फिर डॉक्टर बुलर। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हो जाएंगे साथियों? जल्दी से आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। वो हो जाएंगे आपके मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। साथियों इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना था? प्रमाणिक माना था। अब देखो, इसके संबंध में आपके सामने बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने यूट्यूब पे करवाई भी है, किस प्रकार से इसको आपको याद करना है। ये ट्रिक मैंने करवा रखी है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। ये आपके प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है कौन से? ये आपके प्रमाणिक वाले हैं। ये आपके अप्रमाणिक वाले हैं कौन से? ये आपके अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। और ये आपके कौन से साथियों? प्रमाणिक। और ये आपके अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। देखो, प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, दशरथ शर्मा, हरिओत हो गई, नगेंद्र हो गई, कर्नल जेम्स टॉड हो गए और मिश्र बंधु हो गई। इसकी ट्रिक क्या थी? मथुरा मोहन श्याम को हरि दशरथ ने जेम्स और मिश्री खिलाई है ना। इसकी ट्रिक मैंने आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से याद करके सुनाई भी है, किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले कवि राम देवी ने गौरी शुक्ल को मोती और बुल्लर के फूल चढ़ाए। इसमें आपके जो है साथियों कौन कौन से कवि हैं? कविराज श्यामल दास, रामकुमार वर्मा, देवी प्रसाद मुंशी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर बुलर। क्या मानते हैं? इसको अप्रमाणिक मानते हैं। और आपके साथियों अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? अगर मुन्नी सुनी 10 हजारी, अगर यानी आपके गर्जन नाटा, दशरथ ओझा हो गई, मुनिजिन विजय हो गई, सुनीत कुमार चटर्जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब क्या मानते हैं? इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को, साथ ही मैं इसीलिए कह रही हूँ, अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास को मैंने ट्रिक के माध्यम से भी YouTube पर करवाया है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि सुख सुखी के संवाद के रूप में ही रासो लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो विषय उक्त वक्तव्य किसका है? ये उक्त वक्तव्य किसका है साथियों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, रामकुमार वर्मा का, राहुल सांकृत्यायन का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। द नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, परमाल रासो लोक में किस अन्य नाम से जाना जाता है? परमाल रासो लोक में किस अन्य नाम से जाना जाता है? ढोला मारूरा दुहा, आलख खंड, वसंत विलास और जयचंद प्रकाश। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये आपके जाना जाता है किस नाम से? आलिया खंड के नाम से जाना जाता है। हमने पहले शुरुआत में बात भी की थी कि परमाल रासो किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो आलिया खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका है? कथन की हम बात करते हैं साथियों, पहला ऑप्शन है
राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मिश्र बंधु का, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये कथन किसका साथियों कि मोटे हिसाब से, किस हिसाब से, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बिल्कुल द नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है। कौन सा जो है साथियों सही युग्म यहाँ पे नहीं है? देखो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले परमाण रासों का रचनाकार कौन है? जगनिक, बिल्कुल सही उत्तर है। परमाणु रासों का रचनाकार कौन सा? जगनिक, बिल्कुल सही है। बिसल देव रासों के रचनाकार कौन है? नरपति नालय, बिल्कुल सही है। खुमान रासों का रचनाकार कौन है? जयदेव, बिल्कुल साथियों गलत है। देखो खुमान रासों के रचनाकार कौन है आपके? दलपति विजय, ये आपको पता होना चाहिए कौन है? दलपति विजय, है ना। आगे हम बात करते हैं हमीर रासों का रचनाकार कौन है? सारंगदास, जो कि आपके बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखो, इसकी मैं थोड़ी आपके सामने व्याख्या लेके आई हूँ और इसकी हम बात करते हैं। देखो रासो साहित्य, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, 100% आपको ध्यान रखना है। देखो रासो साहित्य में खुमान रासो रचनाकार कौन? आपके दलपति विजय, और इसका समय क्या है? 9वीं शताब्दी। विजयपाल रासो रचनाकार आपके नलसिंह भाट या नलसिंह भट्ट हो गए, समय क्या है इसका? इनका समय साथियों 11वीं शताब्दी या फिर आपके 16वीं शताब्दी। लगभग आपके साथियों सभी जो है कवि वो क्या मानते हैं? 16वीं शताब्दी मानते हैं। आपको 16वीं शताब्दी ही जो है एग्जाम में देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान के रखना है इसमें विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी या फिर आपके 16वीं शताब्दी। बिसल देव रासो नरपति नालय रचनाकार हो गए, समय क्या इसका? 12वीं शताब्दी इनका समय रहने वाला है, 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो समय क्या है? रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हो गए, और इसका समय क्या है? 12वीं शताब्दी या फिर 1193 ईस्वी। परमाल रासो रचनाकार जगनिक हो गई, समय क्या है? 13वीं शताब्दी। हमीर रासो रचनाकार आपके सारंगधर हो गए, समय क्या है? 14वीं शताब्दी या फिर आपके जो है साथियों 1357 ईस्वी। आगे चले, जयचंद्र प्रकाश रचनाकार भट्ट केदार हो गए, समय क्या है इनका? 12वीं शताब्दी है। जे मैगजस चंद्रिका मधुकर कवि हो गए, इनका समय क्या है? 12वीं शताब्दी है। रणमल चंद श्रीधर पाठक इनके रचनाकार हो गए, उसका समय क्या है? 14वीं शताब्दी है साथियों। यहाँ से भी अब आप देख सकते हो किसी भी प्रकार से आपको क्रम वाइज पूछे, कैसे पूछे, आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हिंदू आन थान उत्तम सुदेश तह उदित दुग दिल्ली सुदेश। पंक्ति जो है पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? बिसल देव से, हमीर रासो से, या फिर हम बात करते हैं खुमान रासो से, पृथ्वीराज रासो से। तो साथ ही पंक्ति किसकी है? पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये पंक्ति आपके रहने वाली है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं बीसल देव रासो में, ठीक है। नायिका का नाम क्या है? नायिका का नाम क्या है? पद्मावती, राजमती, रत्नावली, या फिर आपके चित्रावली। तो बीसल देव रासो में साथियों नायिका का नाम क्या था? वो था आपके राजमती, है ना, बिल्कुल मोस्ट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है, ठीक है। सुमेलित कौन सा है? देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया, अब आपको हर एक जो है कवि और जो है उनकी रचना कौन सी है ध्यान रखना चाहिए। दलपति विजय के रचनाकार कौन है? बिसल देव रासो, तो साथियों बिल्कुल सही है। नरपति नालय के रचनाकार विजयपाल रासो, बिल्कुल सही है। पट केदार जयमंग जयचंद्र के बिल्कुल सही है। और श्रीधर सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान मैंने जो है थोड़ा आपको गलत, देखो यहाँ सुमेलित पूछा ना, सुमेलित पूछा तो साथियों श्रीधर पाठक के रचनाकार कौन? आपके नॉर्मल चंद, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। बाकी क्या आपकी सब गलत है? दलपति विजय का आपका जो गलत, बिसल देव रासो नहीं, नरपति नाल की विजयपाल रासो गलत है, भट्ट केदार के जयमंग चंद्र के बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको सुमेलित पूछा, सुमेलित आपको ध्यान रखना कौन सा? श्रीधर पाठक, श्रीधर जिसके रचनाकार कौन है? आपके नॉर्मल चंद हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसका व्रत संस्करण में कितने 69 समयों को विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतया जाली ग्रंथ माना है और यह डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो ये डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ जो है कि आपका क्या है साथियों? आप असत्य कथन किसमें? आपके पिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, आलाखंड के नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है? आलाखंड के नाम से साथियों विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, या फिर आपके परमाल रासो। तो आलाखंड के नाम से कौन सा? परमाल रासो, है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक सद कमल गंध बय संग हंस गति चलती मंद मंद, ठीक है। साथियों उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो किस रचनाकार की है इसकी हम बात करते हैं। ये आपकी किसकी है? चंद बरदाई की है ना, किसकी? चंद बरदाई की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल मीनारे के अनुसार बिसल देव रासो का रचनाकाल या फिर समय क्या है? तो मोतीलाल मीनारे के अनुसार जो है साथियों इसका समय क्या रहने वाला है? 16वीं शताब्दी। कितना? 16वीं शताब्दी आपके पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवंतों को बिल्कुल बाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महामहोपाध्याय
पंडित हरि प्रसाद शास्त्री या फिर मुनिजीन विजय। तो मानने वाले कौन है साथियों? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बिल्कुल आपके जो है यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति विगातात्मक मानी है उनमें से नहीं है हमीर रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, फिर आपके राहुल वेल। तो कौन सी नहीं होगी साथियों? बहुत ही सीधा साधा प्रश्न है, राहुल वेल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो प्रधानतः काव्य है। बिसलदेव रासो प्रधानतः कैसा काव्य है साथियों? तो आपके श्रृंगारिक काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, आदिकाल के इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। किस रचना में महाराणा प्रताप का जो है वर्णन मिलता है साथियों? प्रताप रासो में, खुमान रासो में, उदय सिंह रासो में, फिर आपके मेवाड़ रासो में। तो किसमें महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है? वो आपके साथियों कौन सा? खुमान रासो है ना, खुमान या फिर आपके खुमान रासो में मिलता है। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है, 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न में से किस काव्य में मिला था? सबसे पहले आपके मिलने वाला कौन सा काव्य है? पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पेंगलम, बिसल देव रासो, फिर आपके जयमंग जस चंद्रिका। तो सबसे पहले आपके किसमें साथियों? बिसल देव रासो में मिला था। कौन सा आपका सा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाए, कौन सा? बिसल देव रासो में मिला था, है ना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं साथियों? प्रथम संस्करण, मध्यम संस्करण, लघु संस्करण या फिर सबसे छोटा संस्करण। तो साथियों किसको जो है वो कि मूल रासो मानते हैं? वो मानने वाले का सबसे छोटा संस्करण था साथियों, जिसमें कितने 1300 छंद है, इसको वो मूल रासो मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संपादन करता इनमें से हैं? बीसल देव रासो के संपादन करता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। यह हम बात करते हैं साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बीसल देव रासो के संपादन करता में इनमें से कौन कौन से हैं? तो आपके माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? मोनो तेरसिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदासरी खिचड़ी वचनिका या फिर पाबुजीरा दुहा। तो साथियों पिंगल मिश्रित भाषा रचना जो है वो कौन सी है साथियों? वो हो जाएगी आपके पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमान बाण छोटी है पार, लागत लोहा इस सारी दार, घमसान दान सब वीर सेत, धन स्त्रोत भत असरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो किनके मध्य युद्ध होने जो है युद्ध हुआ उसका वर्णन है? पृथ्वीराज रासो की सेना व साबुद्दीन गोरी की सेना, साबुद्दीन सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज रासो की सेना व समुद्र शिखर की सेना, या फिर हम बात करते हैं साबुद्दीन गोरी की सेना व विजयपाल की सेना। इसकी हम बात करते हैं साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न था। इसकी इसमें जो है किसके मध्य के युद्ध का वर्णन है? तो पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना का इसमें वर्णन है। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है साथियों? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, राहुल सांकृत्यायन का, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी का। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इसमें से कौन से हैं? ठीक है, रामकुमार वर्मा, कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, या फिर आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना। इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे साथियों? कर्नल जेम्स टोड इसका बिल्कुल आपके प्रमाणिक मानने वाले हैं। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस कृत्य की हस्तलिखित लिपि कश्मीर से प्राप्त होने के बाद डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था? राहुल बेल, वसंत विलास, पृथ्वीराज विजय और संदेश रासो। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पृथ्वीराज विजय, है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है, बेली कृष्ण रुक्मणी एक प्रेम खंड काव्य है, इसकी रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने, उद्योतन सूर्य ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, या फिर अमीर खुसरो ने। तो बिल्कुल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी क्या थी ये क्या इसकी रचना की थी? किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। चले आगे, अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो के संबंध में साथियों कुछ महत्वपूर्ण कथन मुझे लगे जो मैं आपको सामने लेके आई हूँ, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो शुक्ल जी का कथन है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, शुक्ल जी का एक कथन और है, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ है। कहने वाले कौन है? शुक्ल जी है। ठीक है, स्वयं सुंदर दास का एक कथन है, पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल के साहित्यिक पिंगल भाषा का ग्रंथ है। साथियों कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का कथन है। और धन्यवाद आज की अपनी इस क्लास के लिए साथियों, रेगुलर बने रहे, अंत तक बने रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए साथियों। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो आपके साथियों आपके लिए मैंने और संपूर्ण देखो, अगर किसी ने हिंदी साहित्य इतिहास नहीं पढ़ा तो संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास मैंने साथियों यूट्यूब पर फ्री करवा रखा है और आपको जो है साथियों
चाहते हो उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना, तो आप वहाँ से भी हिंदी साहित्य इतिहास अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा ढंग से, बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना चाहती हो। धन्यवाद, शुभ दिन।